हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है गोरखास इन हिमाचल प्रदेश। तो जैसा कि आपको पता है, गोरखास आपके हिमाचल में आए थे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया, बहुत सारे एरियाज़ पर रूल किया एंड दे वर वेरी पावरफुल रूलर्स। तो इनका हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड काफ़ी इसे पढ़ने में मज़ा आता है। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है थोड़ा सा गोरखा बैकग्राउंड का, जो किंगडम है उसका बैकग्राउंड। गोरखाज इन द हिल्स वो आते हैं, इन्वेजन करते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ उनका फेस ऑफ होता है एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ सगौली। तो आप अगर हमारी लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं और एलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारी ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं एंड पेड एंड फ्री मटेरियल आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये पूछेंगे कि हु आर दीज गोरखाज, या फिर गोरखाज जिन्हें कहा जाता है। तो देखिए, ये एक एलीट क्लास है सोल्जर्स की, आपके फाइटर्स की। ये इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि लॉयल हैं, बहुत ही फियर्स फाइटर्स होते हैं, डरते नहीं हैं। वेयर एज इनकी जो नेशनैलिटी है वो नेपाल से भी है और इंडियन सिटीजन्स भी ये होते हैं, लेकिन एथनिसिटी नेपाल से ही है। एंड ये रिक्रूटेड हैं आपके ब्रिटिश आर्मी में, नेपलीज आर्मी में, इंडियन आर्मी, गोरखा आपका कंटीजेंट सिंगापुर है, वैसे ही बहुत सारे वॉर जोन्स में वहाँ पर फाइट करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ द ओनली बटालियन जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी वहाँ खड़े होकर रिवोल्ट किया था। तो दीज आर दी गोरखास। इनका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि अभी ज़रूरी होता है कि आप आगे, हमें स्टोरी तो पता चल ही जाएगी लेकिन पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं। तो ये जो लिखा है इसके अपार्ट में आपको थोड़ा बताती हूँ। एक चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान, वहाँ पर एक रूल किया करता था जिसका नाम था ऋषि राज राणा। तो वो खुद को सूर्यवंशी राजपूत माना करते थे। तो वहाँ पर वो अपना किंगडम चला रहे थे। अब उनके जो सक्सेसर थे फतेह सिंह राणा जी, उनकी बेटी से शादी करना चाहता था अकबर, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रिलीजन दूसरा था, और वहाँ पर अकबर उनके ऊपर वॉर कर देता है। तो दोज वर द पीपल जो वहाँ से भाग कर आए थे नॉर्थ हिली स्टेट्स में। तो वहीं उनके जो आगे रूलर्स थे उनका नाम था द्रव्य शाह आए, और गोरखा एक जगह थी आपके गंडकी प्रदेश में, नेपाल वाले एरिया में एक जगह थी गोरखा, वहाँ पर आकर वो बस जाते हैं। तो जब यहाँ पर वो बसे, उन्होंने आगे उनका किंगडम चलना शुरू हो गया। फिर ये बात है 1559 की, वेर एज 1769 में जब उनके सक्सेसर्स में से पृथ्वी नारायण शाह एक नया किंगडम जो नेपाल का है उसे वहाँ पर उसकी फाउंडेशन रखता है। सो दिस वॉज द पर्सन। तो देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए गोरखा वर्ड यूज़ हो रहा है। एक तो जगह जो आपकी है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी गोरखा कहा जाता है, वेर एज जो सोल्जर्स हैं वो भी, उन्हें भी गोरखा कहा जाता है। तो आपको इस टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। उसके अलावा गोरखा जब वहाँ से बाहर निकलते हैं, देन दे स्टार्टेड कॉन्करिंग, तो वो शुरू करते हैं अपना किंगडम फैलाना। तो देखिए, वो सबसे पहले आएंगे, जब उनका इन्वेजन स्टार्ट हुआ वो दूसरी साइड पे गए एंड उन्होंने सिक्किम, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, उसे कॉन्कर करना शुरू किया। उसके बाद वो चाइना की तरफ गए। तो चाइना में तो 1796 में उन्होंने उठाकर उन्हें डाल दिया तिब्बत में, हरा कर तिब्बत में डाल दिया। तो जब वो तिब्बत में आए तो उन्होंने कुमाऊं, घड़वाल और सिरमौर, तो उस वक्त तो सिर्फ घड़वाल और आपका कुमाऊं वाला एरिया है, इसे कवर किया। तो ये आपका अभी उत्तराखंड में आता है। जब ये वहाँ पर वेट कर रहे थे तो उस वक्त सिरमौर वाली साइड से इन्हें बुलावा आया था। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद आए थे, फर्स्ट टाइम उन्हें बुलाया ही गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कुमाऊं एंड ये है घड़वाल वाला आपका एरिया, एंड यहाँ जैसे आपका सिरमौर आ जाता है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले कि वो हिल्स में क्यों आए थे, हम एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी देखने वाले हैं। इस स्टोरी को समझिएगा एंड आपको जो है क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या चल रहा है हिल्स में। तो एक राजा है जिसका नाम है राजा रामसरन सिंह। ये आपका हिंदुर का राजा था, जो कि अभी नालागढ़ वाला एरिया है।
तो ये इसके पास वहाँ पर 12 ठकुराइयाँ थी एंड इसके रिलेशन सिरमौर के राजा जिसका नाम था राजा करम प्रकाश उसके साथ ठीक नहीं थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि राजा राम सरन सिंह ने सिरमौर के इंटरनल अफेयर्स में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी। तो वो राजा के छोटे भाई जिसका नाम था रतन सिंह उसे वहाँ पर भड़का देता है और वो कहता है कि थ्रोन तो तुम्हारा है, अगर थ्रोन तुम्हारा है तो फिर तुम आगे राजा के सामने रिवोल्ट करो और फिर उससे वॉर करो। तो बेसिकली यहाँ पर थ्रोन के लिए झगड़ा होना शुरू हो गया। अब कंवर रतन सिंह जब वहाँ पे लड़ रहा था, वॉर शुरू हो गई, तो राजा करम प्रकाश की जगह उनकी तरह दिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम था चोलू मियाँ, वहाँ पर इनकी जगह पे मर जाता है। जब वो वहाँ पर मर गया तो सबको लगा कि अब यहाँ पे राजा है नहीं, तो राजा रतन सिंह वहाँ पर रूल करना शुरू कर देता है एंड राजा करम प्रकाश भागकर हेल्प के लिए चला जाता है आपका अमर सिंह थापा के पास। तो अमर सिंह थापा उस वक्त गोरखा कमांडर हुआ करते थे एंड ही वॉज अ वेरी एबल रूलर, तो इन्हें लिविंग लायन ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। तो अब ये एकदम से नहीं चले जाते हैं, 1804 की ये बात है। वो सबसे पहले अपने एक और कमांडर जो उनके नीचे बख्ती थापा थे उन्हें भेजते हैं, लेकिन हिंदू का जो राजा था वो भी काफ़ी एबल था एंड वो उन्हें वापस खदेड़ कर भेज देता है। उस वक्त अमर सिंह थापा जाते हैं एंड वहाँ पर अपनी पूरी फोर्स के साथ और उस जो आपके राजा राम सरन सिंह हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्स का चेंज है वो ये है कि उस वक्त अमर सिंह थापा वहाँ से जाते नहीं हैं, वो जो राजा करम प्रकाश हैं उन्हें नहीं बिठाते थ्रोन पे और अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हैं। सो ये बात आती है उनका जो एम्पायर था वो बड़ा हो गया इसी की वजह से, क्योंकि इसी से कहा जाता है कि जो पूरा कोर्स है हिल्स का वो यहाँ से चेंज हुआ था। क्योंकि उन्होंने जैसे बाबर आया था वो वापस नहीं गया, वैसे ही अमर सिंह थापा जो थे वो वहाँ पर वापस नहीं गए। अब क्या हुआ, जो हिंदुर का राजा है राजा राम सरन वो भागकर चला गया कांगड़ा के राजा संसार चंद के पास। अब वो वहाँ से उनकी हेल्प मांगता है और कहता है कि अब हम अमर सिंह थापा को वहाँ पर जो है वहाँ पर उन्हें डिफीट करेंगे। तो हम थोड़ा सा महाराजा संसार चंद को देखेंगे क्योंकि उनसे भी परेशान हैं और महाराजा संसार चंद अभी माने नहीं हैं कि हम अमर सिंह थापा को जाके वहाँ पर चैलेंज करेंगे, लेकिन उनसे ऑलरेडी लोग परेशान थे क्योंकि अब वो 10 साल की उम्र में थ्रोन पर बैठ गए थे, बहुत ही एम्बिशियस थे। तो उनका जो रेन था उसे गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम कांगड़ा की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं कि कैसे वो एक एक करके हर जगह को कॉन्कर करते गए एंड कैप्चर करते गए। तो जैसे कि 1786 में उन्होंने पहले कांगड़ा फोर्ट, तो उनका मानना था कि उनका सारा का सारा जो वंशज हैं उनके कांगड़ा फोर्ट उनका है एंड उनके पूर्वजों का सपना है ये कि उनका कांगड़ा का सबसे बड़ा राज्य हो। तो इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले वो कांगड़ा फोर्ट को लेते हैं जयसिंह से। उसके बाद वो चंबा का रिलू एरिया बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उसे राजा राज सिंह से लेते हैं। इसी में राजा राज सिंह की वहाँ पर डेथ हो जाती है, उनकी समाधि भी वहाँ पर है एंड वहाँ पर इन्हीं की याद में रिलू फेयर भी होता है। ठीक है, उसके बाद 1792 में वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को प्रिजनर बना लेते हैं। तो माना जाता है कि उन्होंने उन्हें 12 साल नदौन के फोर्ट में रखा था। उसके अलावा जब वो मंडी में एंटर हुए थे महाराजा संसार चंद, तो उन्होंने आर्मर जो पहना हुआ था वो पूरा गोल्ड का था, तो इतना मतलब उनके पास उस वक्त पैसा हुआ करता था। बाकी मंडी के साथ में सुकेत होता था, तो सुकेत की एलिजेंस जो थी वो ऑलरेडी महाराजा संसार चंद के साथ थी। उनका मतलब ये था कि हम अपना रेवेन्यू देते रहेंगे और आप जो है हमें मतलब हमारे ऊपर अटैक मत कीजिएगा। तो वैसे ही कुल्लू के साथ था, कुल्लू के साथ तो पहले से ही ट्रीटी थी जो महाराजा संसार चंद हैं उनके फादर की, जिनका नाम था महाराजा घमंड चंद, तो कि हम आपके साथ कोई भी वॉरफेयर नहीं करेंगे एंड आपके साथ एलिजेंस रखेंगे। सेम आपका लाहौल स्पीति का है, वहाँ पर भी ईयरली रेवेन्यू आता था। तो माना जाता है कि इतना सारा रेवेन्यू कांगड़ा के पास आया करता था और स्टेट से कि उन्हें कभी कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुटलेर आपका एरिया आ जाता है ऊना के पास में, उसे भी राजा संसार चंद यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ आएगा, जब वो बिलासपुर के पास पहुँचे। तो अब बिलासपुर के पास वो पहुँचे और उन्होंने लेफ्ट बैंक जो है सतलुज की वहाँ तक अपना एरिया ले लिया और एक बड़ा सा फोर्ट बना दिया।
तो देखिए अब आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं राजा संसार चंद से। अब बहुत सारे छोटे छोटे हिल चीफ्स थे, बहुत सारे चाहते थे अपनी एलिजेंस देना, बहुत सारे नहीं चाहते थे। तो सब लोग क्या करते हैं, स्पेशली महान चंद जिनका नाम था बिलासपुर से, वो चंबा के छोटे छोटे राजा एंड मंडी के, वो सब लोग मिलकर अमर सिंह थापा को 1805 में बुलाते हैं महाराजा संसार चंद को बुलाने के लिए। तो इसे भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, गूरखास का इन्वेजन जब हुआ था आपके हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो यहाँ पर हिल्स में आ गए हैं अमर सिंह थापा। महल मोरियाँ आपको जगह याद रखनी है, यहाँ पर 1806 में फेस ऑफ होता है महाराजा संसार चंद का अमर सिंह थापा के साथ, और वहाँ पर महाराजा संसार चंद हार जाते हैं और भाग कर चले जाते हैं वो आपके कांगड़ा फोर्ट में। तो अब वो कांगड़ा फोर्ट में रहना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बाहर से गोरखा आर्मी उसे वहाँ पर घेर लेती है। तो अब देखिए फोर्ट में बहुत सारा अनाज था, वो काफ़ी टाइम तक रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। तो 1-1.5 साल के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब महाराजा संसार चंद को समझ आता है कि मुझे हेल्प तो मांगनी पड़ेगी। तो अब जब वो हेल्प के लिए मांगते हैं तो वो जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह के पास। तो देखिए रिलेशंस महाराजा रंजीत सिंह के और महाराजा संसार चंद के अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि रंजीत सिंह को भी पता है कि कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद जब गोरखास कांगड़ा को इन्वेड कर लेंगे, वो नीचे वाले एरियाज़ में आएंगे और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर द फेमस ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये साइन होती हैं। तो इसमें जो एक मेन क्लॉज था वो कि कांगड़ा फोर्ट यहाँ पर जब राजा रंजीत सिंह जीत जाएंगे तो उनके पास आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो कांगड़ा फोर्ट को कभी भी कोई कैप्चर नहीं कर पाया, ना तो गोरखास ना तो ब्रिटिशर्स, जब तक के राजा रंजीत सिंह जिंदा थे। 1839 के बाद वो किसी और के पास गया। तो यहाँ पर ये आपकी राजा रंजीत सिंह आ जाते हैं एंड गोरखास को वहाँ से भगा देते हैं। गोरखास वहाँ से तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो जाके और जगह को कैप्चर करना शुरू करते हैं। तो पहले वो अपना गढ़ जो उनका होता है वो बनता है अर्की पैलेस में। अब ये बाघल रियासत के पास है। वहाँ के राजा जगत सिंह को वो वहाँ से भगा देते हैं और वहाँ पर अर्की में पैलेस में वो अपना बना लेते हैं कैपिटल। उसके बाद वहाँ से वो छोटे छोटे नेबरिंग हिल्स हैं वहाँ पर रूल करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सॉन्ग्स तक लिखे जाते हैं गोरखास के बारे में, क्योंकि वो इतने रूथलेस और इतने ब्रूटल थे कि लोग डरते थे उनसे। तो आज भी अगर आप इनके फोक लोर सुनेंगे, फोक सॉन्ग सुनेंगे, तो उनमें गोरखास का जिक्र किया जाता है, कितना डरावना वो वक्त था कि काफ़ी वक्त तक लोग नहीं भूले। तो वहाँ पर ऐसे करके वो नेबरिंग हिल स्टेट्स को वहाँ पर कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। बाय 1810 वो नालागढ़, जुब्बल, धामी वाला एरिया ले लेते हैं। उसी साल वो बुशहर, तो बुशहर उस वक्त बड़ी रियासत हुआ करती थी, वहाँ के राजा उग्रसेन को हरा देते हैं। तो राजा उग्रसेन का बेटा जो था वो बहुत छोटा था, उसे रानी लेकर भाग जाती है एंड वो बाद में 1814 में वापस आएगी। तो इसके साथ ठियोग, बालसन, रामपुर, कोटगढ़ वाला एरिया भी आपका इनके अंडर आ जाता है। तो अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इसका मतलब गोरखा जो इन्वेड कर रहे हैं अब ये ऊपर से नीचे आना शुरू होंगे, उसके बाद ये उनकी पावर को चैलेंज करेंगे, इसीलिए वो ऊपर आके उन्हें फेस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एंग्लो नेपाल वॉर होगी उसके रीजंस ये रहते हैं। उसके अलावा फर्स्ट आपका गोरखा एक्सपेंशन आ गया। सेकेंड इज जो पासिस थे, इम्पॉर्टेंट ट्रेड होना था रामपुर, लद्दाख, तिब्बत के साथ, वो पासेस आपके गोरखास के अंडर थे, तो वो भी ब्रिटिशर्स को चाहिए थे। उसके अलावा इंग्लैंड का वेदर, इंडिया का वेदर ब्रिटिशर्स को सूट नहीं कर रहा था एंड आपको पता है कि ठंडा वाला जो एरिया था वो उनको बहुत पसंद था। शिमला में भी बाद में आकर वो बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो चाहते थे कि ये वाला एरिया उनके अंडर आ जाए। उसके अलावा अमर सिंह थापा ने स्टार्ट कर दिया था नीचे जाना। 6 विलेज उन्होंने पंजाब के लिए जो कंट्रोल कैप्चर करने शुरू कर दिए थे। तो ये रीज़न था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर आगे आना पड़ा। तो यहाँ पर शुरू होती है ब्रिटिशर्स और गोरखास का जो इन्वेजन है उनका फेस ऑफ है, राइट। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दी है वॉर इन 1814, अक्टूबर की ये बात है एंड कुछ करीब करीब 2 साल, आप देख सकते हैं 1 साल और 8 महीने तक ये बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने हिल चीफ्स को अपनी साइड पे किया। पहले तो उन्हें कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे हराने में गोरखास को, तो जाकर हम
आपको बाद में थ्रोन पे बिठाएंगे। तो हिल चीफ सारे के सारे वहाँ पर उनकी साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मैं आपको एकदम लाइन में बताती जाऊंगी। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि वो एक एक करके जो जो देखिए गोरखास फोर्ट्स में रहा करते थे, उनके फोर्ट्स बहुत स्ट्रांग बनाए हुए थे, तो एक एक करके वो सारे फोर्ट्स को ही खाली करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो मेन कमांडर्स थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी एंड जनरल ग्लिप्सी। तो सबसे पहले वो बाला बहादुर थापा, एक गोरखा कमांडर थे, देहरादून उस वाले एरिया को खाली करते हैं जनरल ग्लिप्सी। उसके बाद आती है जो मेन पोजीशन थी उनकी, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, रामगढ़, तारागढ़ फोर्ट, इन्हें वो खाली करते हैं। मार्च में जाकर उनका एक वॉर भी होती है सराहन में, जहाँ पर बुरी तरह से हारते हैं गोरखास। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे अब आपके हिल चीफ्स हैं, बुशहर फोर्सेस, बादरी, तिक्कमदास, ये सब लोग हेल्प करते हैं इन सब जगहों को गोरखास के अंडर से निकालने के लिए। उसके बाद नालागढ़, तारागढ़, ये सब फ्री होते जाते हैं गोरखा से एंड ब्रिटिशर्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुर का राजा वही राम सरन सिंह, वो इस बार ब्रिटिशर्स के साथ हाथ जोड़ता है अगेंस्ट आपके ये जो गोरखास हैं। उसके बाद 1815 जनवरी में रामगढ़, मलाव फोर्ट। तो ये जो मलाव फोर्ट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर हुआ करते थे, उनका नाम था भक्ति थापा। उनकी इस वाले आपका जो फेस ऑफ था यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा उसके बाद वो रंजौर सिंह थापा को भी बाहर खदेड़ देते हैं सिरमौर से। आखिर में 1815 नवंबर में जाकर अमर सिंह थापा को सरेंडर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस रहते हैं क्यों जो गोरखास थे वो हार गए थे। पहली बात, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनका पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम था, लैक ऑफ प्लानिंग था, वो नंगे पैर वहाँ पर लड़ा करते हैं, उनके पास बूट्स नहीं थे, बेयर फुट वो वहाँ पर वॉर किया करते थे। उसके अलावा उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब थी। जो नेपाल का राजा था उसने मना कर दिया था, वो बोल रहा था कि ब्रिटिशर्स से पैसे लो और वापस आ जाओ। लेकिन अमर सिंह थापा, उन्होंने किंग का को मना कर दिया एंड ही कॉन्टिन्यूड फाइटिंग। उसके अलावा कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, उन्होंने चाइना से भी हेल्प मांगी, वो भी वहाँ पर मना कर रहे थे। इसकी वजह से एंड में उन्हें जाकर सरेंडर करना ही पड़ता है। एंड देन होती है द ट्रीटी ऑफ सगौली। तो सगौली अभी आपका एक एरिया है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के, वहाँ पर ये ट्रीटी होती है। तो इस ट्रीटी में कुछ 9 प्रोविजंस थे। इनमें से देखिए कुछ तो बोलने के ही थे, जैसे कि देयर विल बी अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नेपाल। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थे दोज वर कि बॉर्डर, उन्होंने बॉर्डर बना दिया था नेपाल का कि ये नेपाल अलग है। जैसे कि का ईस्टर्न बॉर्डर था वो मेची रिवर से था, वेर एज वेस्टर्न महाकाली रिवर से था। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। उसके अलावा नेपाल से सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया छूट गया था, वो मना कर दिया था। जो नीचे तेराई वाला रीजन था वो भी उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि हम आपको 2 लाख रुपए हर साल दिया करेंगे, जो भी आपका तेराई रीजन से रेवेन्यू आता था, आपका इनकम आता था, उसका जो लॉस हुआ है वो हम आपको हर साल पे किया करेंगे, लेकिन आप अपनी बाउंड्री को छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सिग्नेटरीज, किस किस ने वहाँ पर साइन किए थे। दोज वाज पैरिश ब्राडशाह फ्रॉम दी ईस्ट इंडिया कंपनी, और नेपाल की तरफ से राजा गुरु गिरिराज मिश्रा, और जो रेटिफायर थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। उसके अलावा आपको किंग का नाम याद रखना है, गिरवान युद्धा विक्रम शाह। तो ये था आपका नेपाल का किंग उस वक्त। तो यहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद डेविड ऑक्टरलोनी को यहाँ पर श्रेय जाता है, उन्होंने गोरखा बटालियन बनाई थी। तो अप्रैल 1815 की बात है, उन्होंने अंडर लेफ्टिनेंट रोज, उनके अंडर नसीरी रेजिमेंट, उसका नाम था, नाम आपको याद होना चाहिए, नसीरी रेजिमेंट, इसमें उन्होंने गोरखास को रिक्रूट किया था इन ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी। सो गाइज दैट वाज द लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।